हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से अच्छे नंबर से पास करने का प्रयास आपका जारी होगा। आपके इस प्रयास को थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और आज हर दिन की भांति एक नए क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, सुने भैया, यस क्वेश्चन तो है इस बार का। क्वेश्चन है आपका बायोट सावर्ट्स लॉ। नाम सुने इसका, बायोट सावर्ट्स लॉ। या बोलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड at a point, magnetic field at a point due to a current carrying wire, due to a current carrying wire। सेम ही क्वेश्चन है, बोल देगा राइट बायोट सावर्ट्स लॉ, या बोल देगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, क्वेश्चन तो पता चल गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पूछने की प्रबल संभावना भी है, क्योंकि कुछ सालों से ये पूछ नहीं रहा है, तो निश्चित ही इसका प्रोबेबिलिटी इस साल ज्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं बायोट सावर्ट। ये कौन है भाई? बायोट सावर्ट कौन है? आंसर का हिस्सा नहीं है, बस नॉलेज के लिए। बायोट सावर्ट फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं। बायोट सावर्ट, इसमें नाम है आपका जीन बप्टिस बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट। जीन बप्टिस बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट, इन दोनों, ये दोनों कहां के हैं? ये दोनों फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ओर्स्टेड के स्टेटमेंट को प्रूफ करने में अपना योगदान दिया था और बतलाया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। बस समझ रहा है? यही आपका टॉपिक भी है, तो जान गए। इनका बायोट शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं बायोट सावर्ट, दोनों का मिला के, लेकिन पूरा नाम है जीन बप्टिस्ट बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट। ये दोनों कौन थे? ये दोनों फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ओर्स्टेड का स्टेटमेंट, क्या था वो स्टेटमेंट? ओर्स्टेड का स्टेटमेंट क्या था? इनका भी स्टेटमेंट उसी प्रकार का था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास हम लोग एक मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, तब वो निडल करंट कैरिंग वायर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जब इसके डायरेक्शन को पलट दिया जाता है तो निडल का डायरेक्शन जैसे अभी था ना इस तरीके से, तो निडल का डायरेक्शन भी अपने आप अब ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाता है खुद ब खुद मैजिकली। तो उन्होंने बताया था कि करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ तो रिलेशनशिप है, और इतना करके चल बसे थे वो। तो इनके इस स्टेटमेंट को लोग आगे जाकर के रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया भी था। इसमें कई सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि फ्रांकोइस एरागो। इन्होंने सबसे पहले बतलाया था कि एक करंट कैरिंग वायर साधारण मैग्नेट की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये आयरन फिलिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लोहे के छोटे छोटे कणों को, बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये प्रयोग हम लोग घर पे करते भी हैं। कोई बैटरी है, कोई कंडक्टिंग वायर ले लिए कॉपर ऊपर का, और आयरन फिलिंग्स के पास गुजारेंगे, कहीं लोहा भी है
सटा के देखिएगा चिपक जाएगा वो, है ना। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंद्रे मैरे एम्पियर आए। एम्पियर का पूरा नाम एम्पियर्स लॉ होगा तो उसको भी डिस्कस कर देंगे, अदरवाइज चैप्टर वाइज तो पढ़े ही होते हैं हम लोग। तो आंद्रे मैरे एम्पियर ने बताया था कि दो करंट कैरिंग वायर है, जैसे कि एक वायर हो गया, दूसरा वायर ये, इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। यानी कि दो करंट कैरिंग वायर के बीच हमेशा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ उन्होंने संबंध भी दिया था। तो भाई फील्ड है तब तो फोर्स लगा होगा, बिना फील्ड के कैसे फोर्स लगेगा, है ना। तो फील्ड है। अब जीन बप्टिस्ट बायोट और फेलिक्स सावर्ट आए, इन्होंने प्रूफ करके बताया कि भाई किसी करंट कैरिंग वायर के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। बस में ना, किसी करंट कैरिंग वायर के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने बतलाया था। ठीक बात है। अब बतलाया था तो उसी को जानना है, यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां से फर्स्ट को मिटा देते हैं, जो अपने काम का चीज नहीं है, और जो काम का चीज है उस पर थोड़ा फोकस को बढ़ाते हैं। तो जीन बप्टिस्ट बायोट के बारे में थोड़ा सा जाने, क्या है जानना चाहिए, अपने समाज के लिए योगदान है उनका, जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है उनको तो निश्चित ही जानना चाहिए, है ना। चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और मान लेते हैं कि ये कोई एक एक्स वाई करंट कैरिंग वायर है, हो सकता है, जिससे होकर आई करंट गुजर रही है। ठीक, इस वायर पे कहीं हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट डीएल अपने मर्जी से मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वायर पर जहां भी आपने डीएल माना है, इस डीएल पर एक टेंजेंट खींचेंगे हम लोग। ये क्या देगा आपका, ये देगा आपका डायरेक्शन ऑफ डीएल। क्या देगा, ये देगा आपका डायरेक्शन ऑफ डीएल, वेक्टर क्वांटिटी की तरह लेंगे हम लोग, है ना। और इस डीएल से आर दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है पी, तो पोजीशन कोई पॉइंट है इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, उसका पोजीशन वेक्टर है आर, जो करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ एंगल बनाता है थीटा। बना सकता है, कुछ तो एंगल बनाएगा ना किधर से भी। ठीक है, तो ये आपका पिक्चर हो गया कंप्लीट। और कंप्लीट हो गया तो यहां पर थोड़ा लैंग्वेज देते हैं। क्या देते हैं लैंग्वेज में कि लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर एक्स वाई थ्रू विच ए करंट आई इज फ्लोइंग। वायर को कैसा ही बना सकते हैं, वायर ही तो है ना। चलिए, थ्रू विच ए करंट आई इज फ्लोइंग, कोई करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई जिससे होकर आई करंट गुजर रहा है। इफ डीएल इज एन एलिमेंट ऑन द वायर, ठीक, इफ डीएल is an element on the wire and P is a point at a distance r from the element. P कोई पॉइंट है एलिमेंट से r दूरी पर, which makes an angle theta with the direction of dl. With the direction of dl, direction of dl के साथ तो लैंग्वेज काफी आसान हो गया, है ना। Then according to Biot Savart's law, according to Biot Savart's law, the elementary magnetic field या मैग्नेटिक फील्ड जो लिख लीजिए एलिमेंट्री, क्योंकि एलिमेंट माने ना, डीएल एलिमेंट है छोटा सा सॉरी तो उस एलिमेंट के लिए एलिमेंट्री फील्ड ही बनेगा, तो उसको डीवी मान लेते हैं। डीएल है तो डीवी मान लेते हैं। एल लंबाई कभी इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग आगे इसके एप्लीकेशंस में। तो एलिमेंट्री, देन अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ द एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल। इस डीएल से भी तो आई करंट ही गुजरेगा क्योंकि वायर ही एक है। आई करंट गुजरा तो आई गुजरा, डीएल एलिमेंट से गुजरा तो आई डीएल गुजरा, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आईडीएल। ठीक, डीबी प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड पोजीशन वेक्टर, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन के, एंगल बिटवीन
डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड आर। आर यानी कि पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ डीएल के बीच जो एंगल बनेगा कोण, उस कोण के साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। एंड तीसरा में लिखेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा में, एंड प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बीच जो डिस्टेंस है एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑन कंबाइनिंग दीज वी हैव, अब इन सबों को क्या करते हैं ना हम लोग, कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड करेंगे तो डीबी क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। हाँ कि ना? आएगा? आएगा। ठीक है, सबको पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या करना होगा? एक कांस्टेंट लगाना होगा। आइए लगा दीजिए। तो डीबी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लैंग्वेज तो लिख दिया पिक्चर के अकॉर्डिंग। यहां से अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट द गिवन पॉइंट, जो भी लिख दीजिए आप, इज पहला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग एलिमेंट, दैट इज डीबी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट कैरिंग एलिमेंट बोले तो आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल टू साइन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तीसरा में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड गिवन पॉइंट। एलिमेंट और गिवन पॉइंट के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्या कर रहे हैं, तीनों को लोग ना, इस तीनों को कंबाइंड कर देते हैं। कर सकते हैं, कंबाइंड करेंगे तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा, बटा में है तो बटा में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट तो लगाते ही है, तो यहां भी कांस्टेंट हम लोग लगा दिए। वेयर लिख दीजिएगा यहां पर, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या है सर? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, known as the magnetic force constant, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है कि एलिमेंट और गिवन पॉइंट के बीच का जो मीडियम है वो किस नेचर का है। ठीक है, जनरली एलिमेंट और दिए गए पॉइंट के बीच का तो एयर मीडियम ही होगा। तो लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं कि भाई एयर मीडियम है। ठीक है, तो एक माध्यम तो हम लोग चुनेंगे ही, एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का कोई एक माध्यम तो चुनेंगे। तो क्या लिखे हम लोग कि के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, यहां ई है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मीडियम पर। तो दोनों के बीच का मीडियम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मान लिए, अच्छी बात है, मान लिए तो लिख भी देंगे, क्योंकि आंसर कर रहा है ना तो लिखना तो पड़ेगा लैंग्वेज में। फॉर एयर और वैक्यूम एक ही होता है, एयर और वैक्यूम के लिए इन एसआई सिस्टम, जानते हैं ऐसा सिस्टम? एसआई सिस्टम में के इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। के इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट बटा 4 पाई, या होता है 10 टू दी पावर -7। कांस्टेंट का जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, म्यू नॉट बटा 4 पाई या 10 टू दी पावर -7 लेते हैं।
अच्छा, इसका यूनिट पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यूनिट अगर याद होगा तो लिखिएगा तो जय जय है, भूल भाल गए तो चलिए छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लिख दें। इसका यूनिट क्या होता है बताइए तो, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का नहीं पता? हम बताते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर, गलती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। किसका? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चाहिएगा तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन न्यूटन का MLT का पावर -2 एम्पियर स्क्वायर का बटा के ऊपर जाएगा ना, तो I का पावर -2। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है भाई, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो यहां से अब फॉर्मूला क्या बन गया आपका? 10 dV इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना IDL साइन थीटा बटा R स्क्वायर। एज ए फॉर्मूला ये आपका कैरी कर गया SI सिस्टम में। या कह सकते हैं dV इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 IDL साइन थीटा बटा R स्क्वायर। कांस्टेंट का वैल्यू डाल दीजिए। अच्छा, ध्यान देने वाली बात, SI सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो यूनिट को मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत? और भी इसका होता है, टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी इसका होता है टेस्ला का, है ना। तो मैटर यहां टेस्ला नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, तो इस पर फोकस करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछे हुए हैं कि टेस्ला का डायमेंशन क्या होता है, साइंटिस्टों के डायमेंशन के बारे में पूछता है, वेबर का डायमेंशन, हेनरी का डायमेंशन, ये सब है ना पूछता है, तो उस सब हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे। यहां हम लोग समझ में आया। एयर या वैक्यूम के लिए एसआई सिस्टम में क्या हो गया? के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली म्यू नॉट बटा 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट हो गया। डायमेंशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई मैटर नहीं करता। अब जब के का वैल्यू पता चल गया, तो यही फॉर्मूला है ना आपका, यहां पे देख लीजिए, इसमें वैल्यू डाल दीजिए के का वैल्यू कितना डालेंगे? म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा R स्क्वायर, या 10 टू दी पावर -7 आइडियल साइन थीटा बटा R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहां तक में? चलिए, यहां तक में अगर क्लियर है आपका तो अब यहां से आप क्या कीजिए, कुछ और लिखिए। क्या लिखिएगा? हियर म्यू नॉट इज एन अनदर कांस्टेंट। यहां म्यू नॉट क्या है सर? एक दूसरे कांस्टेंट है, मतलब कि कांस्टेंटों में कांस्टेंट है। के तो अपने आप में कांस्टेंट है, और के वाले टर्म में जो म्यू नॉट है ये भी कांस्टेंट है। अब 4 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है। तो हियर म्यू नॉट के बारे में जानना है। हियर म्यू नॉट इज एन अनदर कांस्टेंट known as the magnetic permeability of air or vacuum। म्यू नॉट क्या है? एक अनदर कांस्टेंट। तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसका नाम क्या है म्यू नॉट का? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसका लोग होता है माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक ना, चुंबकशीलता बतलाता है किसी भी मीडियम का। कौन? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई गुना 10 टू दी पावर -7। ये बात भी ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, इसको भी चाहिएगा तो घेर सकते हैं। और काम हम लोग एसआई सिस्टम में कर रहे हैं, तो एसआई सिस्टम में इसका वही यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बात समझ में? डायमेंशन भी इसका वही हो जाएगा। ठीक बात है। तो म्यू नॉट के बारे में पता चल गया। इसी तरीके से अब थोड़ा सा और मेंशन कर दीजिए यहां पे, इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1, डायन
पर AB एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, जब K का वैल्यू 1 हो गया तो 1 तो छुपा दोस्तों में, गुना में छुप जाएगा। यहां से dB बराबर क्या लिखेंगे, dB बराबर लिखेंगे K का वैल्यू 1, तो सीधा हो जाएगा IDL साइन थीटा बटा R स्क्वायर। और जब ये टेस्ला में था तो इसका लिखेंगे मैक्सवेल। क्या लिखेंगे, मैक्सवेल। टेस्ला का सीडीएस यूनिट क्या होता है, मैक्सवेल। ठीक है, चलिए आपको याद करने के लिए, एक टेस्ला बराबर कितना मैक्सवेल, या एक मैक्सवेल बराबर कितना टेस्ला, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, याद करना आपको। ठीक ना, चलिए फिर यहां तक में हो गया। एसआई सिस्टम में देख लिए, सीडीएस सिस्टम में देख लिए, तो आंसर मोटा मोटी आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। उचित है कि आपसे सवाल यही पूछा है तो पिक्चर बनाएंगे, थोड़ा पिक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखेंगे, बायोट सावर्ट का लॉ लिखेंगे, उसको कंबाइंड करके के बारे में बताएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एसआई सिस्टम में उसका वैल्यू निकालेंगे, लिख देंगे, सीजीएस में लिखेंगे, बता देंगे। इसी क्रम में म्यू नॉट के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो आंसर तो आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। बावजूद इसके थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा अगर याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा ही होता है इसका भी, अगर याद हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि सर दूसरे मीडियम में होगा तो क्या ही कर लेंगे, ये तो सिर्फ एयर मीडियम का हो गया ना। नॉलेज के लिए थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो और जय जय है, 5 में 5 गारंटेड है, यहां भी 5 में 5 देगा आपको, लेकिन वो भी अगर लिख देते हैं एग्जाम में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके हक में रहेगा कि गलती से भी आधा नंबर नहीं कटेगा। 5 में 5, 5 में 5 मतलब 5 में 5, 1 पैसा कटने का चांसेस वहां पे नहीं है। तो यहां पे हम लोग अब मेंशन क्या करेंगे कि इफ द सिस्टम इज इमर्ज इनटू एन अनदर मीडियम, सिस्टम क्या हो, किसी दूसरे मीडियम में इमर्ज्ड हो जाए, जैसे कि पानी में डूब जाए, नहीं क्या, आर पार शीशा उसा रख दे, कुछ भी होगा ना, इसके बीच में शीशा लगा देते हैं, एक तरफ तार है, एक बगल पॉइंट पी है, तो बताइए भाई क्या होगा, है ना। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठंड के टाइम में दिक्कत होता है मिटाने में। चलिए फिर तो हो गया, तो इस बात को मेंशन कर देते हैं, यहां तक आंसर हो गया। इसके बावजूद लिखते हैं इफ द सिस्टम इज इमर्ज्ड इनटू एन अनदर मीडियम having permeability म्यू, क्योंकि हर माध्यम का होगा, देन। अब जरा देखिए, एयर था या वैक्यूम था तो म्यू नॉट लिए थे, एयर या वैक्यूम के लिए लोग म्यू नॉट लेते हैं। अभी तो यहां मीडियम का ऑलरेडी बता रहा है ना आपको कि म्यू है, तो उस स्थिति में क्या लेंगे, उस स्थिति में कर देंगे डीबी बराबर म्यू नॉट का जगह म्यू बटा 4 पाई, और बाद बाकी तो भैया उसमें कोई अंतर आना ही नहीं है, क्योंकि लॉ है, लॉ में कोई चेंजिंग नहीं, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो अगर किसी दूसरे माध्यम में डुबा देंगे, तो एयर था तो म्यू नॉट था, अभी म्यू है तो म्यू लेंगे, म्यू नॉट छोड़ देंगे हम लोग। अब इसमें क्या है, देखिए एब्सोल्यूट किस वैल्यू किसी का दिया नहीं रहता, फिजिक्स के वर्ल्ड में हमेशा हम लोग रिलेटिव वैल्यू पर बात करते हैं, किसकी तुलना में कितना। तो रेफरेंस हम लोग का एयर या वैक्यूम होता है आमतौर पर, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हो, ये परमिटिविटी के लिए हो, या परमिएबिलिटी के लिए हो, सबके लिए रेफरेंस हम लोग एयर लेते हैं। तो यहां भी चर्चा करेंगे इस बात का, लिखेंगे इन दिस केस वी डिफाइन एन अनदर कांस्टेंट, we define another constant mu r called the relative permeability। यहां हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, म्यू आर को क्या बोलते हैं, उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, विच इज defined as the ratio of permeability of any medium, permeability of any medium and the
परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, दैट इज म्यू आर लेते हैं कितना, म्यू बटा म्यू नॉट। म्यू आर कितना लेते हैं, म्यू बटा म्यू नॉट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो म्यू बराबर लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट, या म्यू नॉट म्यू आर, जो लिख लीजिए। तो म्यू का वैल्यू हम लोग रिलेटिव टर्म में निकालते हैं, एयर वाले की तुलना में कितना। इट इज ए, लिख सकते हैं इट इज ए यूनिट एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है सर, इसका ना तो कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन है, क्योंकि रेशियो है ना। फिजिक्स में किसी भी रेशियो का ना कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि रेशियो है तो जो यूनिट होगा म्यू का वही यूनिट होगा म्यू नॉट का, तो यूनिट कटने जाएगा, कटेगा तो म्यू आर का क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब जब ऐसा हो गया, बाय द वे म्यू का वैल्यू निकाल लिया हम लोग रिलेटिव के टर्म में, तो अब यहां से हम लोग कह सकते हैं 10 dB इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर बटा 4 पाई गुना आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए। किसी दूसरे माध्यम की चर्चा करते हैं तो चाहिएगा तो वैल्यू भी लिख सकते हैं 10⁻⁻7 म्यू आर, किसका, म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू याद कीजिए, लिखे अभी मिट गया, इधर से मिटा दिए हैं, है ना। 10 टू दी पावर कितना होता है -7 म्यू आर गुना आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इसको ले लेंगे हम लोग। समझ में आया कुछ, आंसर कंप्लीट। आंसर में कुछ लिखना ही नहीं, इसके बाद काफी है। बावजूद इसके टाइम है, थोड़ा सा और लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं सर इसके बाद। इसके बाद आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि फॉर ए सेम सिस्टम इनटू 2 डिफरेंट मीडियम्स। सिस्टम सेम हो, मतलब आई वही है, वायर वही है, पॉइंट पी वही है, आर दूरी पर स्थित है, वगैरह वगैरह। तो यहां हम लोग कहते हैं, तो इधर मिटा देते हैं, क्या करने दीजिए। फॉर ए सेम सिस्टम, सिस्टम सेम है, इनटू 2 डिफरेंट मीडियम्स। सेम सिस्टम है लेकिन मीडियम 2 है, वी हैव। तब क्या होगा सर, तब होगा dB1 बराबर, सिस्टम अगर सेम है तो खाली म्यू आर का वैल्यू चेंज होगा। तो 10⁻⁻7 पहला वाला का म्यू R1 गुना आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, और dB2 हो जाएगा आपका 10⁻⁻7 म्यू R2 गुना आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यहां से अनुपात ले लेते हैं, टेकिंग रेशियो ले लीजिए, दोनों साइड में रेशियो, मर्जी हो तो लिख भी सकते हैं टेकिंग रेशियो, अनुपात ले लीजिए। क्या होगा फिर 10⁻⁻7 10⁻⁻7 कट जाएगा, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर पूरा का पूरा कट जाएगा। तो सर जी बच क्या जाएगा, भाई जो बचेगा लिख देंगे, dB1 बटा dB2 बच गया म्यू R1 बटा म्यू R2। दिस इंप्लाइज dB प्रोपोर्शनल किसके आ गया, म्यू आर के आ गया। dB किसके प्रोपोर्शनल आ गया सर, म्यू आर के आ गया। क्या मतलब हुआ इसका, भाई ये तो मीडियम का नेचर है ना। दैट इज, लिख देंगे लैंग्वेज में, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, या क्लियरली द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। जो लिख लीजिए आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखाएगा भाई, इतना इनफ है। जहां तक लिख पाइए आप लोग लिखिए। हम सारा बात आपको बायोट सावर्ट लॉ के बारे में बता चुके हैं। अभी और भी हालांकि होता है डायरेक्शन वगैरह के मामले में, कि क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, आइडियल साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वो तो डीप नॉलेज का चीज, आपको आंसर लिखना है ना मेनली। वो तो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहे इसको।
ये बस क्वेश्चन आंसर है, ठीक ना। डायरेक्शन के लिए 4-5 नियम हम लोग बताते हैं, तो ये सब है। तो इतना ही याद करना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छी बात है, आपके तर्कस में एक तीर बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा, खट से लिख के आएंगे, क्योंकि देख चुके, समझ चुके, एक बार समझ गए अच्छे से, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, अच्छे से समझ करके उसको अगर कमांड कर लेते हैं, एग्जाम में पूछ देगा तो बताइए तो क्या होगा। तो जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपने लिए तैयार करते हैं, हमारे तर्कस में तीरों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस को हम लोग याद करते हैं, उतने हमारे तर्कस में तीरों की संख्या बढ़ती है। फिर देखते हैं सवाल क्या पूछता है, मार देंगे निशाना, बना देंगे उसको, और अच्छे से अच्छे नंबर से हम लोग पास भी कर जाएंगे, क्योंकि जो जितना लिखेगा उतना ही नंबर मिलेगा ना भाई, है ना। इसलिए हम लोग अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से मेहनत से पढ़ते हैं, और मेहनत करने से ही आदमी आगे बढ़ता है, ये बात आप जानते हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को याद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर नहीं किए हैं तो, किए हुए हैं तब भी अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, कैसा लगा? हम हमेशा आपके कमेंट के इंतजार में रहते हैं कि भाई ठीक से वीडियो देखेगा, लोग कमेंट करेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, कंजूसी कर जाते, क्या ही लगता था टिपने में, है ना। सब्सक्राइब कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं, थोड़ा सा लाइक कमेंट भी कीजिए सर, मोटिवेशन मिलता है उससे ना, कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, या कोई इंप्रूवमेंट हमें और करना हो तो उसे भी हम लोग करें, है ना। तो आप उसको इजीली अपना समझ के कमेंट भी किया कीजिए, ताकि अपने आप को हम दिन ब दिन इस फील्ड में सुधार सके। आपका सलाह हमेशा स्वागत योग्य रहेगा, कमेंट बॉक्स खाली रहता है आप लोगों के बिना, ठीक ना। तो इसको कमेंट में लिखना है, और अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, अपना ख्याल रखना है, अपने बड़ों का ख्याल रखना है, उनका रिस्पेक्ट करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज राजीव सर को विदा करना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।